जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल एग्जाम फतेह में। साथियों, एसएससी जीडी 2025 की परीक्षा को अगर आप एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो आपके लिए एक ऐसा क्वेश्चन पेपर तैयार किया गया है एक स्पेशल टीम के द्वारा। जिस स्पेशल टीम की अगर बात करें, इस स्पेशल टीम का बनाया हुआ अगर आप क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं, इसको तैयार कर लेते हैं, तो मेरा मानना है कि आपका एग्जाम 100% बहुत आसानी से निकल जाएगा। तो मैं कहूंगा आपके पूरे रियल पेपर का मैक्सिमम पोर्शन आप इसी क्लास से देखेंगे। तो ये एक क्लास परीक्षा पास वाली वीडियो है साथियों। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। और सबसे पहले साथियों मैं आपको यहां पर हिंदी के सबसे पहले साथियों 20 क्वेश्चन कराऊंगा जैसे आपके एग्जाम में आएंगे। और अगर आप चाहते हैं साथियों क्या कि आपका हिंदी में स्कोर अच्छा रहे, तो आप यहां साथियों 12 से 13 क्वेश्चन आपको करके दिखाना इन 20 सवालों में से। तो क्लास आपकी शुरू हो चुकी है। पहले सबसे हिंदी देखेंगे, फिर जीके जीएस देखेंगे और उसके बाद रीजनिंग और मैथ को देखेंगे। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि आपको बताने कौन सा शब्द बिल्कुल सही लिखा हुआ है, यानी कि प्रस्तुतिकरण कैसे लिखा जाता है। देखिए ये तो प्रस्तुतिकरण लिखा हुआ है, ये साथियों प्रस्तुतिकरण लिखा हुआ है। प्रस्तुतिकरण कैसे लिखा जाएगा, जैसे आपका ऑप्शन नंबर सी में है। उसके बाद देखिए अब आपको बताना है साथियों सकाम शब्द का विलोम क्या होगा। तो सकाम शब्द का विलोम क्या हो सकता है साथियों, निष्काम हो सकता है। आंसर जिनका ए है बिल्कुल करेक्ट है। सुधा किसका पर्यायवाची है, मुझे बताइए। तो सुधा की अगर बात करें साथियों ये तो अमृत का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है, ये अमृत का पर्यायवाची है। इसको मधु भी कहते हैं साथियों, मधु भी कहते हैं। उसके अलावा सोम भी कहा जाता है इसको। नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि खिड़की के बाहर बारिश का रिमझिम संगीत बस बज रहा है, ये आना चाहिए, या रिमझिम ऐसे आना चाहिए, झिमझिम होना चाहिए, झिमझिम होना चाहिए। तो मैं कहूंगा साथियों रिमझिम यहां पर आना चाहिए खाली जगह में, यानी कि खिड़की के बाहर बारिश का रिमझिम संगीत बज रहा था, ये होना चाहिए। उसके बाद देखिए दिए गए वाक्य के किस भाग में आपको त्रुटि लग रही है, मुझे पैसे की आवश्यकता है। तो यहां पर साथियों क्या गलत है, पैसे गलत है, सही लिखा हुआ नहीं है, बिल्कुल सही है, मुझे भी सही लिखा हुआ है। आवश्यकता यहां पर गलत लिखा हुआ है। तो आवश्यकता कैसे लिखा जाता है, जैसे आपका ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, तो यहां पर यह वाला आवश्यकता बनना चाहिए जो कि ऑप्शन नंबर डी में। उसके बाद देखिए उल्टी गंगा बहना, इसका मतलब क्या होता है साथियों मुझे बताइए। तो उल्टी गंगा बहना यानी कि गंगा उल्टी बहती हुई दूसरी नदी से मिल जाना नहीं, गंगा उल्टा बह जाना नहीं, अनुकूल कार्य नहीं साथियों, इसका मतलब होता है प्रतिकूल कार्य। किसका, उल्टी गंगा बहने का मतलब होता है प्रतिकूल कार्य करना। उसके बाद देखिए साथियों अब यहां पर अगर बात करते हैं साथियों, इस क्वेश्चन को स्किप कर देते क्योंकि पूरी तरीके से ये सवाल है ही नहीं। जो दिए जाने योग्य ना हो उसके लिए साथियों एक शब्द क्या आएगा मुझे बताइए। देखिए जो दिए जाने योग्य नहीं है उसको हम लोग आधे कहा जाएगा, और जो दिए जाने योग्य है उसको साथियों दे कहा जाएगा, ठीक है। और जिसे जाना ना जा सके उसे क्या कहा जाएगा, आगे कहा जाएगा। तो ये तीनों पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे जो मैंने आपको बताए। जो दिए जाने योग्य ना हो उसको आधे, जो दिए जाने योग्य हो उसको दे, और जो एक तरीके से अगर बात करें जिसे जाना ना जा सके उसको आगे कहा जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है कि उसका भाई सेक्रेटरी लगा हुआ है। तो यहां पर उसका भाई सेक्रेटरी लगा हुआ ये आना चाहिए, क्या आना चाहिए आपको बताना है। दिक्कत साथियों यहां पर कहां पर बताइए, इसकी जगह पर क्या आएगा। देखिए अगर यहां पर ऐसे वाक्य होता कि उसका भाई सेक्रेटरी है तो ये वाक्य बिल्कुल सही हो जाता। ऐसे क्यों लिखा हुआ है सेक्रेटरी लगा हुआ, ये थोड़ी ना, ये तो गलत होगा। तो इसकी जगह पर साथियों सेक्रेटरी है ये आना चाहिए था। और जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ है मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, यानी कि अगर बात करें साथियों तात्कालिक कैसे लिखा जाता है। अगर तत्काल आपको लिखना हो तो तत्काल ऐसे लिखा जाएगा, लेकिन तात्कालिक कैसे लिखा जाएगा, जैसे आपको ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है ऐसे तात्कालिक लिखा जाएगा। उसके बाद देखिए सम्मुख का विलोम क्या होता है बताइए। तो सम्मुख का विलोम अगर आपसे पूछा जाए तो विमुख आपको बताना है। क्या आपको बताना है साथियों, विमुख आपको बताना है। लेकिन अगर आपसे साथियों प्रमुख का विलोम पूछ ले तो प्रमुख का विलोम क्या होता है साथियों, गौड़ होता है। क्या होता है, प्रमुख का विलोम गौड़ होता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। उसके अलावा अगर साथियों बात करें कि मुख का विलोम क्या होता है, तो मुख का विलोम होता है प्रतिमुख। क्या होता है, मुख का विलोम क्या होता है साथियों, प्रतिमुख होता है। ये जानकारी आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि यहां पर अगर बात करें हमें भोग विलास के लिए धन नष्ट करना चाहिए। तो क्या ये अब आपको बताने की त्रुटि कहां पर है, हमें भोग विलास के लिए धन नष्ट नहीं करना चाहिए, यहां पर साथियों नहीं होना चाहिए था। तो मैं कहूंगा साथियों दिक्कत आपको कहां पर लग रही होगी, हमें भोग विलास के लिए, ये सही है धन नष्ट, ठीक है, धन नष्ट नहीं करना चाहिए, यानी कि यहां पर साथियों नहीं भी आ जाता
ठीक है, ना भी आ जाता तो मैं कहूंगा यहां पर साथियों दिक्कत है, आंसर आपका बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए ऊपरी दिखावे के रूप में होने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, यानी कि जो ऊपरी दिखावे के रूप में किया जाता है ना, उसको क्या अनौपचारिक कहते हैं, तो मैं कहूंगा नहीं। उल्लेखनीय कहते हैं, नहीं साथियों, उसको औपचारिक कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है, उसको औपचारिक कहा जाता है। आंसर जिनका ऑप्शन नंबर सी के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए साथियों, यहां पर अगर बात करें, अभी तक आपने अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो तुरंत वीडियो को लाइक कर दिया करिए, और अगर चैनल पर नए हैं और आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं, क्योंकि पिछली बार साथियों हजार सिलेक्शन देने के बाद अगला नंबर साथियों आपका है, तो इस चैनल से टच में रहिए, बिल्कुल जुड़ जाइए साथियों, क्योंकि अगला नंबर आपका है भर्ती में साथियों सेलेक्ट होने का एसएससी जीडी। और वैकेंसी भी इस बार बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं कि कम वैकेंसी है, वैकेंसी इतनी है कि आपका बहुत आराम से एक सिलेक्शन तो साथियों मैं करवा दूंगा। और मेरा टारगेट है कि हर गांव वासी की अगर बात करें, हर गांव का बच्चा हो या शहर का बच्चा हो, हर यानी कि जो बंदा तैयारी कर रहा है, हर बच्चे के समझ लीजिए हर घर से एक सिलेक्शन तो साथियों मुझे देना ही देना है। तो मेरे इस टारगेट में साथियों आप क्या करेंगे, आप अपना एक अहम योगदान देंगे, आप मेहनत करेंगे और मैं आपसे मेहनत करवाऊंगा, और आप एक सिलेक्शन साथियों अपना निश्चित कर लें, क्योंकि मुझे पता है कि आपको सिलेक्शन की जितनी जरूरत है सामने वालों की इतनी जरूरत नहीं है। तो आपको ज्यादा जरूरत है तो आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तभी तो साथियों सिलेक्शन होगा। उसके बाद देखिए गीदड़ भपकी मुहावरे का मतलब क्या होता है, गीदड़ भपकी देना यानी कि साथियों झूठी धमकी देना, क्या झूठी धमकी देना। उसके बाद देखिए दुकान से 2 किलो मिठाई मांग लो, ये होना चाहिए। दुकान से 2 किलो मिठाई भर लो, ये होना चाहिए। दुकान से 2 किलो मिठाई खरीद लो होना चाहिए, यानी कि मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर सी वाला शब्द यहां पर बिल्कुल सही आ जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है, आपको बताने साथियों सांसारिक कैसे लिखा जाता है। तो ये तो सांसारिक लिखा हुआ गलत है, ये संसारिक गलत लिखा हुआ है, ये संसारक लिखा हुआ है। सांसारिक कैसे लिखा जाता है, जैसे आपका ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए, यानी कि जो किसी का पक्ष ना ले, उसको क्या कहा जाता है, जो किसी का पक्ष नहीं लेता है उसको साथियों तटस्थ कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है, उसको तटस्थ कहा जाता है, जो किसी का पक्ष नहीं लेता है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है, उनकी आपस में घनिष्ठ मैत्रता है। तो घनिष्ठ तो यहां पर सही लिखा हुआ है, ये आपस में ये भी सही लिखा हुआ है। मैत्रती थी, ये गलत लिखा हुआ है। मैत्रती नहीं होना चाहिए साथियों, मित्रता होना चाहिए, यानी कि उनकी आपस में घनिष्ठ मित्रता थी, ये होना चाहिए। तो आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। उसके बाद देखिए आदर शब्द का साथियों विलोम बताना है, तो आदर का विलोम आपको मालूम होना चाहिए साथियों। जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर ए के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए 3-13 होना, इसका मतलब क्या होता है, मृत्यु को प्राप्त होना नहीं, चुपचाप भाग जाना नहीं, खुशामद करना नहीं, इधर उधर करना। बिल्कुल साथियों 3-13 होना यानी कि इधर उधर करना, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। यानी कि आपने देखे साथियों कितने क्या साथियों, हिंदी के 20 सवाल, क्या हिंदी के 20 क्वेश्चन आपने देखे, और अब आपको मैं कराऊंगा जीएस के टॉप लेवल के 20 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। और यहां पर आपका जो टारगेट रहना चाहिए साथियों वो 10 से 11 क्वेश्चंस का रहना चाहिए, ठीक है ना। तो अपने इस टारगेट को अचीव करने के लिए साथियों लग जाइए सुपर फास्ट क्विक रिवीजन के साथियों। साथ साथ हम लोग इस वीडियो को बहुत तेजी से बढ़ाएंगे आगे। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है आपको मालूम होना चाहिए। 24 जनवरी की अगर बात करें, 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। मानव सभ्यता के विकास की कहानी दर्शाने वाले देश का सबसे बड़ा संग्रहालय यानी कि इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहां पर है, तो इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय साथियों मध्य प्रदेश के भोपाल में। कहां पर है, मध्य प्रदेश के भोपाल में ही इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। साइलेंट वैली यानी कि शांत घाटी, ये कहां पर है, तो ये तो साथियों केरल में है। ये कहां पर है, ये केरल में ही है शांत घाटी। मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक कौन है मुझे बताइए, तो विशाख दत्त की अगर बात करते हैं, विशाख दत्त ही मुद्रा राक्षस नामक नाटक के लेखक हैं। उसके बाद देखिए इनमें से किसकी रचना कालिदास के द्वारा की गई है, तो कालिदास के द्वारा साथियों किसकी रचना की गई है, मैं कहूंगा कुमार संभवम किसकी रचना है, तो कालिदास की रचना है, इसलिए राइट आंसर आपका जाना चाहिए ए के साथ। आदि ग्रंथ किस समुदाय का धार्मिक ग्रंथ है मुझे बताइए, यानी कि आदि ग्रंथ की अगर बात करें तो ये तो सिखों का एक धार्मिक ग्रंथ है। देखिए साथियों जो मैं आपको क्वेश्चंस करवा रहा हूं, जो भी क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूं, उन सभी क्वेश्चंस को आपको अपने मनोमस्तिष्क में स्टोर करना होगा। अगर आप इसकी गारंटी देते हैं कि हाँ सर जो आप पढ़ोगे वो मैं बहुत अच्छे तरीके से इसको स्टोर करूंगा, उसको समझूंगा, अच्छे तरीके से उसको तैयार करूंगा, तो मेरा मानना है कि कोई दुनिया की ताकत आपको सिलेक्शन से नहीं रोक सकती। और साथियों आपका
कंपटीशन अगर बात करें तो खुद से है। खुद से कैसे है साथियों कि आपका अंदर से मन करेगा भाई अब पढ़ना नहीं चाहिए, अब ऐसा करो आराम कर लो, तो ये खुद से तो कंपटीशन हुआ। अगर आपने उस समय खुद की भावनाओं को कंट्रोल में रख के पढ़ाई को चालू किया तो आप खुद से जीत गए। आपका मन करेगा कि भाई अभी थोड़ी देर मोबाइल चला लूं, तो आपको खुद से लड़ाई लड़ना है, आपको खुद से कॉम्पिटिट करना है, खुद को हराना है। तो किसी से कॉम्पिटिशन नहीं है, आपका खुद से कॉम्पिटिशन है। अगर आप साथियों खुद को हरा देते हैं तो मेरा मानना है वो हराना नहीं, वो एक तरीके से खुद को जिताना होता है, ठीक है ना। तो मुगल सम्राट किसने आलमगीर शीर्षक अपनाया था? तो किसकी बात चल रही है साथियों? औरंगजेब की बात चल रही है, यानी कि औरंगजेब ने आलमगीर शीर्षक अपनाया था। उसके बाद देखिए शिवाजी के राजनीतिक गुरु और संरक्षक का नाम क्या था? तो इनका नाम साथियों दादाजी कोंडदेव था, यानी कि दादाजी कोंडदेव ही शिवाजी के राजनीतिक गुरु भी थे और शिवाजी के संरक्षक भी थे। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि भारत का वे कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं? तो मैं कहूंगा उस स्थान का नाम कन्याकुमारी है और कन्याकुमारी पर ही बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं। ये क्वेश्चन साथियों बहुत टॉप लेवल का है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्य सीमाओं को छूता है, यानी कि एक ऐसा राज्य का नाम आपको बताना है जो सबसे ज्यादा राज्य की सीमाओं को टच करता है। तो मैं कहूंगा उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा राज्यों की सीमाओं को टच करता है। आंसर आपका डी के साथ जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? तो पाकिस्तान साथियों पड़ोस में है, यानी कि पाकिस्तान की सीमा भारत की सीमा से लगती है, बांग्लादेश की भी लगती है, भूटान की भी लगती है, लेकिन श्रीलंका की नहीं लगती है। तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? मुझे बताइए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इस बार साथियों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में ट्रेंड करेगा। पहली बार नहीं साथियों, पिछली बार भी साथियों कई बार आपसे पूछा जा चुका और अगली बार भी, यानी कि जो अब एग्जाम होगा उसमें भी कई बार पूछा जाएगा बहुत सारी शिफ्ट में। तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति गोंड जनजाति है। उसके बाद देखिए भारत का संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है, यानी कि किसके द्वारा साथियों हाथों से लिखा गया है? क्या हाथों से किसके द्वारा लिखा गया है? तो कन्हैया लाल नहीं साथियों, बाबा साहेब गंगाधर नहीं साथियों, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा बिल्कुल सही, यानी कि प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा ही संविधान को हाथ से लिखा गया था। राइट आंसर आपका जाएगा सी के साथ। नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि भारत के संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अगर बात करते हैं तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। आंसर आपका जाएगा ए के साथ। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर देखिए और बताइए सही जवाब क्या होगा कि स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले वित्त मंत्री साथियों कौन थे? षणमुखम शेट्टी थे। या आप लोग ध्यान रखेंगे, राइट आंसर आपका जाएगा बी के साथ। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ये सभी चुनिंदा सवाल हैं साथियों, सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो आपसे आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। उसके बाद देखिए स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो कौन थे साथियों? अबुल कलाम आजाद। अगर आपका जवाब है तो मैं कहूंगा कि आपका जवाब बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है करंट अफेयर का कि आरबीआई ने किसे तमिलनाडु मार्केटाइल बैंक का एमडी और सीईओ नियुक्त किया है? तो साथियों किसको किया है? एस सुकुमारन नायर को किया है आरबीआई ने तमिलनाडु मार्केटाइल बैंक का एमडी और सीईओ नियुक्त। उसके बाद देखिए किस देश के उपराष्ट्रपति मोहम्मद जवाद जरीफ ने इस्तीफा दिया है? तो किसकी बात चल रही है? ईरान की बात चल रही है, यानी कि ये ईरान के उपराष्ट्रपति थे मोहम्मद जवाद जरीफ और इन्होंने साथियों अभी हाल फिलहाल में इस्तीफा दिया है। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है। अब साथियों यहां पर अगर बात करें कि अब आपके साथियों रीजनिंग के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। रीजनिंग के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो डिक्टो साथियों आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो पहला सवाल है, देखिए पूरे तकरीबन मैंने शायद 10 या 15 क्वेश्चन लिए, जितने भी क्वेश्चन लिए साथियों इन सभी क्वेश्चंस को आप लोग देखिएगा और अपनी रीजनिंग को कंप्लीट कीजिएगा। कहा गया है कि यदि दर्पण को निम्न आकृति के अनुसार AB पर रखा जाता है तो दी गई आकृति का दर्पण में निर्मित सही प्रतिबिंब क्या होगा? यानी कि ये एक आकृति जो आपको यहां पर दे रखी है ना, कह रहे कि अगर आप इसको दर्पण में देखेंगे तो ये आकृति कैसे दिखाई देगी? ऐसी,
ऐसी, ऐसी या ऐसी, बस इतना सा सवाल है। मैं साथियों इस आकृति को यहां पर बना देता हूं, इस आकृति को, हो सकता हो आपको सही दिखना रहा हो। तो ये सी बन गई, ये डी बन गई, यहां पर साथियों ओ है और यहां पर बी है और यहां पर साथियों ए है, ठीक है ना। अब मैं आपको साथियों एक चीज बताता हूं, मान लीजिए दर्पण है, अगर ये ए है, इसको दर्पण में आप देखोगे तो ये ऐसा ही दिखेगा, क्या ऐसा ही दिखेगा। लेकिन अगर साथियों एस आप देखोगे तो एस दर्पण में ऐसा नहीं दिखेगा, एस साथियों ऐसा दिखेगा, ठीक है ना। खैर अब हम लोग बात कर लेते हैं साथियों जो हमारा मेन मुद्दा है, जो हमारा मेन सवाल है। देखिए अब यहां पर मान लीजिए ये दर्पण है और ये आपका क्या हो गया, हो गया बिल्कुल। अब यहां पर अगर बात करें, पहला पॉइंट ये बनता है कि जो सबसे अंत में होता है दर्पण में वो सबसे शुरू में दिखता है, यानी कि पहले सी है फिर डी है, तो डी पहले दिखेगा, लेकिन डी का मुंह बाईं तरफ है, डी का मुंह बाईं तरफ है, तो इसमें क्या हो जाएगा साथियों, दाईं तरफ हो जाएगा, मुंह इसका दाईं तरफ हो गया। सी का खुला मुंह दाईं तरफ है, इधर जब आएगा साथियों तो बाईं तरफ इसका मुंह खुल के आ जाएगा, इतनी बात आपको ध्यान रखना है। और बीच में जीरो जैसे बना है, ओ जैसे बना है, ओ वैसा ही बन जाएगा। और ये बी का मुंह किस तरफ है साथियों, दाईं तरफ है ना, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर अगर बात करें, ये ए बना हुआ है, ए बाद में ना, तो ए पहले आ जाएगा, यानी कि ए की अगर साथियों बात करते हैं, ए की अगर बात करें, ए आपका साथियों कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, देखिए कुछ ऐसे करके ए आ जाएगा। और बी की अगर बात करें, बी साथियों ऐसे आ जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन साथियों कहां पर दे रखा है, बस मुझे तो साथियों क्लियर नहीं दिख रहा, यानी कि लगभग ये आपका साथियों आंसर होगा। मैं कहूंगा कि अगर ये आकृति आए तो ऐसी आकृति बनेगी। कुल मिला के जो चीजें मैंने आपको समझाई है, जो लॉजिक मैंने आपको समझाया, वो चीज आप लोग ध्यान रखेंगे, आप इस टाइप के हर एक सवाल को बहुत आराम से कर डालेंगे, ठीक है ना। तो बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है, जब तक आपके साथ आपका भाई ये एग्जाम फतेह चैनल वाला ये जुड़ा हुआ है साथियों टीचर, मेरा मानना है कि एग्जाम तो आपका बहुत आराम से मैं क्रैक करवा दूंगा, ठीक है ना। अब यहां पर अगर बात करें, ऐसा भी सवाल आपसे पूछा जाता है, यहां पर आपको सबसे पहले समझाया गया है कि जैसे 15 और 195 का संबंध है, ठीक है ना, वैसे ही आपको बताना है किस नंबर का संबंध 19 से होगा। और यहां पर अगर बात करें 273 अनुपात 21 लिखा हुआ है। कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है, जैसे 15 से 195 बनाया गया है, जैसे 21 से 273 बनाया गया है, वैसे 19 से क्या बनाया जा सकता है, क्या नंबर साथियों यहां पर आ सकता है। देखिए अगर इसको साथियों हम भाग करें, किसको, 195 की 15 से भाग करें, तो यहां पर अगर बात करें 15 एकम 15, 15 एकम 15, 4 जाएगा, ये 45 हो जाएगा, 15 तिया 45, यानी कि जब हमने इसको भाग किया तो 13 आया। अगर हम इसको भाग कर दें साथियों 273 बटे 21 को अगर भाग कर दें, ठीक है ना, इसको अगर भाग कर दें कि 21 एकम 21, 21 एकम 21 कितना जाएगा साथियों, कितना जाएगा, 6 जाएगा ना, तो 63 हो जाएगा। और 21 दुना कितने होते हैं साथियों, 21 तिया की अगर बात करें, 21 तिया की बात करें, 3 एकम 3, 3 और 6, बिल्कुल साथियों 21 तिया कितने हो जाएंगे आपके, 63 हो जाएंगे। तो मैं कहूंगा कि 21 की 263 से भाग की तब भी 13 आया, यानी कि मैं कह सकता हूं कि अब यहां पर क्या करना पड़ेगा पता, ये नंबर लाने के लिए 19 की गुणा 13 से कर देनी चाहिए। तो 19 की गुणा साथियों 13 से आप कर दीजिए, 9 तिया आपका 27 हो जाएगा, 3 एकम 3, 5 आ जाएगा और यहां पर 19 आ जाएगा। इसको अगर प्लस करते हैं तो 7 आ जाएगा, 14 का 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है, 5 नहीं आएगा भाई, 2 आ जाएगा। तो मैं कह सकता हूं यहां पर क्या आ गया, 2 आ गया। तो 247 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए वाले में है। तो जिनका आंसर मेरे आंसर से पहले था, मैं कहूंगा आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट था। उसके बाद देखिए स्वेटर का संबंध जो ऊन से है, वैसे ही सिक्के का संबंध किससे होगा, धन से, राजा से, मुद्रा से या साथियों धातु से। जैसे ऊन से स्वेटर बनाया जाता है, वैसे ही सिक्के किससे बनाए जाते हैं, धन से थोड़ी ना, राजा से भी नहीं, मुद्रा से भी नहीं, धातु से। यानी कि धातु से सिक्के बनाए जाते हैं और ऊन से स्वेटर बनाया जाता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है साथियों, आपके स्क्रीन पर देखिए और मुझे बताइए कि आपका राइट आंसर यहां पर किस ऑप्शन के साथ साथियों वो जा सकता है। चलिए देखिए, DEAC TIVA TION को क्या बनाया गया है, CAED AVIT NOIT बनाया गया है। तो आपसे पूछा यह जा रहा है कि FACILITA TIO इनको क्या बनाया जा सकता है। अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा अगर जब मैंने ध्यान से इसको देखा ना, तो मैंने ये देखा कि जो यहाँ पर लेटर है ना, वही लेटर डिक्टो साथियों यहीं पर हैं, बस इनका क्रम चेंज किया गया है। और क्रम कैसे चेंज किया है साथियों, अगर ये मैं आपको बताने पर आऊं कि भैया क्रम यहाँ पर कैसे चेंज किया है, तो ये भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए ये 4 लेटर है ना, 4 लेटर, तो C सबसे पहले आ जाएगा, उसके बाद A आ जाएगा, उसके बाद E आ जाएगा और उसके बाद D आ जाएगा। और CAED तो यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए भाई CAED। उसके बाद अगर बात करें ये TIVA लिखा हुआ है ना, तो
तो ए पहले आ जाएगा, वी बाद में आ जाएगा, आई आ जाएगा, फिर टी आ जाएगा, यानी कि AVIT तो लिखा हुआ है, AVIT तो लिखा हुआ है और ऐसे ही साथियों इसको लिखा गया है। तो मैं कह सकता हूं लॉजिक आप समझ चुके होंगे, यानी कि ये 4 लेटर हैं, ये 4 लेटर हैं और ये 4 लेटर हैं, इनको सही से लिख लीजिए। आई आ जाएगा पहले, सी आ जाएगा, ए आ जाएगा, एफ आ जाएगा, उसके बाद साथियों ATIL आ जाएगा, ATIL आ जाएगा, उसके बाद साथियों NOIT आ जाएगा। बस अब आपको अगला काम ये करना है कि ऐसा आपको कहां पर दिख रहा है, ICAF, ICAF नहीं, ICAF नहीं, ICFT नहीं, ICAF यहां पर दिख रहा है। मैं कहूंगा कि ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ICAF, ATILNNOIT। बिल्कुल साथियों आंसर जिनका डी है मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। यहां पर अगर बात करें उस सही विकल्प का चयन करना है आपको जो दिए गए शब्द को उस क्रम में दर्शाता है जिस क्रम में वो अंग्रेजी शब्दकोश में लिखे होते हैं। यानी कि आपको बताना है कि सबसे पहले इसमें कौन सा लेटर आएगा। देखिए TAMA यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है, क्या लिखा हुआ है साथियों, TAMA यहां पर लिखा हुआ है और उसके बाद अगर यहां पर बात करें फिर से TAMA यहां पर भी लिखा हुआ है, यहां पर भी लिखा हुआ है, यहां पर भी लिखा हुआ है, यहां पर भी TAMA और TAMA यहां पर भी लिखा हुआ है। तो हम नहीं बता सकते कि सबसे पहले कौन सा लेटर आएगा। उसके बाद देखिए साथियों यहाँ पर आपका क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, L लिखा हुआ है, यहाँ पर G लिखा हुआ है, तो L पहले आता है, G पहले आता है, उसके बाद R लिखा, उसके बाद R लिखा, उसके बाद B लिखा। तो मैं कहूँगा B तो सबसे पहले आता है, तो 5 नंबर सबसे पहले आ जाएगा। यानी कि 5 नंबर कहाँ पर है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, आंसर आपका ये हो जाएगा। कैसे, और देखिए अब देखिए ये निपट गया ना। अब देखिए R पहले आता है या R या G या L, तो मैं कहूँगा G सबसे पहले आता है तो 2 हो गया, उसके बाद L आता है तो साथियों 1 हो गया, उसके बाद इन दोनों में से अब मुझे बता दीजिए, ठीक है, अब इन दोनों में से बता दीजिए, R यहाँ पर है, R यहाँ पर, A है, I है, A पहले आता है, I बाद में आता है, तो 4 आएगा, उसके बाद 3 आएगा, तो 521 43 कहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो ये क्या होगा, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों नंबर सीरीज का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और ऐसा क्वेश्चन भी साथियों आपसे यहाँ पर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो 7 है, उसके बाद 7 है, फिर 10.5 है, फिर साथियों 21 है, उसके बाद साथियों 52.5 है। तो आपको बताना है कि अगला नंबर यहाँ पर कौन सा आएगा। देखिए 7 से 7 हो गया, फिर 7 से 10.5 हो गया, फिर एकदम से 10.5 से 21 हो गया, फिर 21 से 52.5 हो गया। अगर कभी गैप एकदम बहुत तेजी से बढ़ने लगे, यानी कि वहां पर साथियों गुणा का इस्तेमाल किया गया है, गुणा का, तो यहां पर भी गुणा का इस्तेमाल किया गया। देखिए 10.5 दूना 21 होते हैं, 10.5 दूना 21 होते हैं। अगर 21 की अगर बात करें साथियों, 21 की अगर हम गुणा 2.5 से करा दें, 21 की गुणा 2.5 से करा दें तो 52.5 आ जाता है, ठीक है। अब यहां पर अगर बात करें, अगर हम 7 की गुणा 1 से कराए तो 7 आता है, और 7 की गुणा अगर 1.5 से कराते हैं तो 10.5 आता है। यानी कि पहले 1 से गुणा कराई गई, फिर 1.5 से, फिर 2 से, फिर 2.5 से, तो जाहिर सी बात है यहां पर अब गुणा 3.5 से कराना होगी, 3.5 से नहीं, सिर्फ 3 से। तो मैं कहूंगा आप 52.5 की गुणा साथियों 3 से आप करा लीजिए, 5 3 15 हो जाएगा, ठीक है, और 3 दूना 6 और 1 आपका 7 हो जाएगा, 3 5 15 हो जाएंगे। यानी कि यहां पर कौन सा नंबर आएगा, 157.5। तो 157.5 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी वाले में है। तो ये क्या होगा, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। यानी कि जिनका आंसर मेरे आंसर से पहले आ गया था तो मैं कहूंगा उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए एक और साथियों नंबर सीरीज वाला क्वेश्चन है कि देखिए सबसे पहले 3 है, उसके बाद साथियों 15 है, और फिर 60 है, और फिर 180। आपको बताने के अगला नंबर क्या होगा। देखिए यहां पर अगर बात करें 3 की गुणा 5 से की गई है, 15 की गुणा 4 से की गई है तो 60 हो गया है, और 60 की गुणा साथियों किससे की गई है मुझे बताइए, 3 से करेंगे तभी तो 180 आएगा, 6 3 18 यानी कि 60 3 180। तो मैं कहूंगा अब किससे गुणा कराना चाहिए, अब 2 से कराना चाहिए। अरे भाई 5 4 3 2 आएगा, तो 180 दूना कितने होते हैं, 360 होते हैं। क्या 360 ऑप्शन में है, मैं कहूंगा बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर सी में है। तो ये क्या होगा, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए वाहन की अगर बात करें, कार की अगर बात करें, ट्रक की अगर बात करें, तो इसके जैसा आरेख कौन सा है मुझे बताइए। मान लेते हैं ये वाहन है, ये कार हो जाएगी, ये ट्रक हो जाएगा। तो ऐसा वाहन, ऐसा आरेख ये है नहीं, ये है नहीं, ये है नहीं, साथ ऑप्शन नंबर डी वाला है। यानी कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है साथियों, आपके स्क्रीन पर देखिए और मुझे बताइए कि आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। कह रहे कि कुछ टैबलेट स्मार्टफोन है, तो मान लेते हैं साथियों ये क्या होगा, ये आपके टैबलेट हो गए, और कुछ टैबलेट क्या हो जाएंगे साथियों, कुछ टैबलेट आपके स्मार्टफोन हो जाएंगे। कुछ टैबलेट क्या हो जाएंगे, स्मार्टफोन हो जाएंगे।
सभी स्मार्टफोन मोबाइल फोन है। सभी स्मार्टफोन जो है ना साथियों, ये क्या है, ये मोबाइल फोन है। ये आपसे यहाँ पर कहा गया है, यानी कि जो जो साथियों आपसे कहा गया है उतनी चीजों को यहाँ पर आप लोग क्या करते जाएंगे, उतनी चीजों को आप लोग समझते जाएंगे। अब निष्कर्ष को देखिए साथियों, निष्कर्ष लिखा हुआ है कि कुछ मोबाइल फोन टैबलेट हैं, कुछ मोबाइल फोन टैबलेट है। मैं कहूंगा बिल्कुल इतने मोबाइल फोन टैबलेट है, यानी कि ये वाला बिल्कुल सही हो जाए। कुछ मोबाइल फोन स्मार्टफोन है, कुछ मोबाइल फोन स्मार्टफोन है, बिल्कुल साथियों ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं, ऐसा ऑप्शन नंबर बी कहता है और ये आपका राइट आंसर है। अगला सवाल देखिए कि आपको यहाँ पर साथियों एक ही पासे की अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं, जिनके 6 पृष्ठों पर 1 से लेकर 6 तक अंकित हैं, बिल्कुल है। उस संख्या का चयन कीजिए जो 6 वाले पृष्ठ के विपरीत है, यानी कि 6 के विपरीत आपसे यहां पर पूछी जा रही है। अगर ऐसे 2 पासे देख रखे हो और सेम साथियों नंबर है, यानी कि मैं कह सकता हूं 5 का विपरीत हम 5 मान लेते हैं 1 सेकंड के लिए, उसी प्रकार 3 का विपरीत 4 हो जाएगा, तो 3 का विपरीत क्या होगा, 4 हो गया, और 2 का विपरीत साथियों 1 हो गया। यानी कि अगर 2 का विपरीत 1 हो गया, 3 का विपरीत 4 या 4 का विपरीत 5 हो गया, तो 5 का विपरीत क्या होगा, जाहिर सी बात है इसमें से अब कौन सा नंबर बचा, 1 2 3 4 5 सब निपट गए, 6 ही तो बचा। यानी कि 6 का विपरीत क्या होगा साथियों, तो 6 का विपरीत 5 होगा, या 5 का विपरीत क्या होगा, तो 6 होगा। तो मैं कहूंगा कि आंसर आपका जो जाएगा वो किस ऑप्शन के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, अगले नंबर का साथियों सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए बताइए सही जवाब क्या है। चलिए तो अब आपके सामने साथियों मैथ के क्वेश्चंस यहां पर शुरू हो चुके हैं। तो अगर आपने अभी तक इस वीडियो को साथियों लाइक नहीं किया है तो तुरंत साथियों वीडियो को लाइक भी आप लोग जरूर कर देंगे। और मैथ के बहुत टॉप लेवल के क्वेश्चन हैं, तो इन सभी टॉप लेवल के क्वेश्चंस को आप लोग देखेंगे। कहने कि एक वस्तु को 210.80 यानी कि 210 रुपए में लगभग बेचने पर एक व्यक्ति को 15% की हानि होती है। तो अगर 15% की हानि होती है, यानी कि वो चीज 85% में बेची जा रही है, और जब 85% में वो वस्तु बेची जा रही है तो 210 रुपए की वो बेची जा रही है, 210.80 कह सकते हैं। कहने कि अगर 9.5% का लाभ प्राप्त करना हो तो उस वस्तु को कितने रुपए में बेचना चाहिए। 85.5 रुपए में 85% में बेच रहे हैं तो 210 रुपए की बेच रहे हैं। 9% के लाभ से अगर बेचेंगे तो मैं कहूंगा 109.5% पर उसको बेचना चाहिए। अरे भाई 100% में तो वो लाया है, 109.5% में वो बेचेगा तो कितने की बेचेगा। 85.5 की वैल्यू है 210, 1% की वैल्यू पता क्या हो जाएगी, 1% की वैल्यू साथियों 210.80 बटे 85 हो जाएगी। अगर हमें 109.5% की वैल्यू करना है तो इसकी भी साथियों 109.5 से गुणा कराना पड़ेगी, और इसकी भी 109.5 से गुणा कराना पड़ेगी। यानी कि अब आपको बस इसको सॉल्व करना है और आंसर आपका आपके सामने आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अगर बात करें साथियों 17 पंजे 85 हो जाएंगे, 17 एकम 17 हो गए, कितना बचा 4 बचा, 17 दूना 34 हो गए, कितना बचा 6 बचा, 17 चौक 68 हो गए, 0 का 0 लग गया। इसको अगर और कट करें साथियों 5 दूना कितने हो गए साथियों, 5 दूना आपके 10 हो गए, पॉइंट लग गया, 2 जाएगा 24 हो जाएगा, 5 चौक आपके 40 हो गए, 5 चौक आपके 20 हो गए, 4 जाएगा 5 अट्ठे आपका 40 हो गया। यानी कि अब आपको गुणा कराना है 4.2.48 गुणा 109.5, इनकी गुणा कराना है। बस साथियों आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए साथियों हटा देता हूं क्योंकि मुझे जगह की जरूरत है। अब चलिए तो अब यहां पर अगर बात करें इन दोनों को साथियों आप लोग एक काम करिए, इन दोनों को एक काम करिए साथियों, आप क्या करा लीजिए, गुणा करा लीजिए। तो इनकी अगर बात करें साथियों क्या लिखा हुआ है 2.48 गुणा 109.5, इसकी अगर गुणा कराएंगे तो साथियों कितना आएगा 271.56 आएगा। तो ये क्या होगा, ये कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी वाले में, तो ये क्या होगा, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए और मुझे बताइए कि आपका सही जवाब साथियों यहाँ पर किस ऑप्शन के साथ जाएगा, क्या आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो सकता है। कह रहे कि एक व्यक्ति ने स्कूटर से 245 किलोमीटर की दूरी 7 घंटे में तय की। यदि वह इलेक्ट्रिक साइकिल को स्कूटर की चाल की 3/7 चाल से चलाता है तो 4 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। इस सवाल की अगर बात करें बहुत आराम से, बहुत धैर्य से आपको समझना है। पहली लाइन में कहा गया है कि एक व्यक्ति ने स्कूटर 245 किलोमीटर की दूरी 7 घंटे में तय की। तो अगर हम इसकी चाल निकालना चाहें, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी है 245 किलोमीटर,
समय कितना लग रहा है, 7 घंटे लग रहा है। अगर हम इसकी साथियों चाल निकालने की कोशिश करें तो 7 तियां 21 हो जाएगा, यहां पर लिख लेते हैं 7 तियां 21 हो जाएगा, 3 जाएगा ये 35 हो जाएगा, 7 पंजे 35 हो जाएगा, यानी कि जो चाल निकलती है वो 35 किलोमीटर प्रति घंटा निकलती है चाल, ठीक है ना। अब इसको साथियों समझने की कोशिश कीजिए। अब यहां पर कहा जा रहा है कि अगर इलेक्ट्रिक साइकिल, देखिए दो चीजें हैं, एक यहां पर स्कूटर है और यहां पर इलेक्ट्रिक साइकिल है। कह रहे कि अगर इलेक्ट्रिक साइकिल ऐसे लिख लेता हूं, इलेक्ट्रिक साइकिल को स्कूटर की चाल, क्या स्कूटर को मैं एस लिख लेता हूं, SCO लिख लेता हूं, अरे पूरे लिख लो, ठीक है। अगर यदि इलेक्ट्रिक साइकिल को स्कूटर की चाल की मतलब होता है का मतलब है गुणा 3/7, ठीक है ना। अब ये स्कूटी आ जाएगी यहां पर, तो मैं इसको यहां से हटा देता हूं, इसको मैं इसको यहां से साथियों हटा देता हूं, इसको यहां पर लिख लेता हूं स्कूटी। मतलब इस लाइन का हमने ऑपरेशन किया है बहुत अच्छे तरीके से। तो 4 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी कौन, ठीक है, ये हम लोग देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखिए कह रहे हैं कि अगर इलेक्ट्रिक साइकिल की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है तो स्कूटी की चाल 7 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसका कहने का मतलब यह है। लेकिन अभी हमने निकाला कि स्कूटर की चाल 35 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसमें कह रहे हैं 7 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि इसकी गुणा 5 से कराएंगे तभी तो 35 किलोमीटर प्रति घंटा आएगी साथियों। जब इसकी 5 से गुणा कराई है तो इसकी भी 5 से ही गुणा कराना पड़ेगी। तो साथियों इसकी चाल कितनी हो जाएगी, 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। यानी कि अब इलेक्ट्रिक साइकिल की चाल है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, स्कूटी की चाल 35 किलोमीटर प्रति घंटा पहले से हमें पता थी। यहां पर कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक साइकिल अगर 4 घंटे में दूरी तय करती है तो कितनी दूरी तय करेगी। अरे इलेक्ट्रिक साइकिल 1 घंटे में 15 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है, तो 4 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, मैं कहूंगा 60 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। तो 60 किलोमीटर आपका सही जवाब होगा। ये बहुत आसान तरीका था साथियों, और मेरा मानना है कि आपकी समझ में अगर आया है तो अच्छी बात है, नहीं आया है तो इसको एक बार साथियों क्या रिवाइज मार लेंगे, वीडियो को थोड़ा सा 2-4 मिनट साथियों पीछे करके इस पूरी सभी चीजों को एक बार दोबारा देख लेंगे, वैसे आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए भाई, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि पिछले वर्ष एक्स और वाई की आय का अनुपात 4:5 था, ठीक है ना। अब बहुत ध्यान से साथियों इन सभी चीजों को आप लोग देखेंगे। अब देखिए कह रहे कि पिछले वर्ष एक्स और वाई की आय का अनुपात कितना था, पिछले वर्ष x और y की आय का अनुपात 4:5 था। पिछले वर्ष से इस वर्ष उनकी आय का अनुपात 3:4, क्रमशः 3:4 और 2:3 हो गया। यदि उनकी वर्तमान आय का योग 15,400, यहां पर सही 15,400, तो x की वर्तमान आय आपसे पूछी जा रही है, ठीक है ना। इतनी बात आ गई। देखिए अगर हम साथियों इसको 400 मान लें और इसको 500 मान ले तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहां पर अगर हम साथियों x की वर्तमान आय की अगर बात करें, क्या x की अगर वर्तमान आय की अगर हम बात करते हैं तो x की वर्तमान आय हम कैसे निकाल सकते हैं, ये तो पिछले वर्ष की बात कही गई है 400, ठीक है। तो 400 हो जाएगी गुणा साथियों, अब यहां पर देखिए यदि पिछले वर्ष से इस वर्ष की अपनी आय के अनुपात, यानी कि यहां पर अगर बात करें साथियों x का मैटर अगर पहले 3 था तो अब 4 हो गया है, यानी कि यहां पर वर्तमान आय निकालने के लिए हमें सबसे पहले ये लिखना होगा और उसके बटे में 3 लिखना होगा। और उसी प्रकार साथियों y की वर्तमान आय के बारे में हम जानेंगे। क्या y की वर्तमान आय के बारे में हम जानेंगे, तो y की वर्तमान आय पिछली साल 500 थी, इसका अनुपात 2:3 दे रखा है, तो साथियों यहां पर क्या आ जाएगा 3:2 आ जाएगा। अब इसको जरा आप कैलकुलेट करा लीजिए साथियों, 4 चौक 16, यानी कि 1600/3 ये आ गया x की वर्तमान आय। और इसकी अगर बात करें ये हो जाएगा साथियों 250 की 300 से गुणा कराओगे तो 750 आएगा, यानी कि ये है साथियों x का वर्तमान आय और ये है साथियों y की वर्तमान आय। इतनी बात आप लोग समझ गए तो अच्छी बात है। अब अगर इनके अनुपात की अगर बात करें 1600/3 और यहां पर अगर बात करें अनुपात की अगर बात करें 750। अब देखिए अनुपात है बराबर एक ही बात है, इसकी गुणा इससे हो जाएगी, तो जब इसकी गुणा इससे हो जाएगी इधर हो जाएगा 1600 और इधर साथियों इसकी अगर बात करें गुणा होके क्या हो जाएगा 7×21 और साथियों एक तरीके से 2250 हो जाएगा, 2250 हो जाएगा। तो यहां पर अगर साथियों हम बात करते हैं, क्या हम बात करते हैं, ये है साथियों x की आय और ये है y की आय, ठीक है।
अब यहाँ पर दोनों की आयों का योग दे रखा है आप लोगों के सामने साथियों, दोनों की आयों का क्या दे रखा है, योग दे रखा है। ठीक है, तो एक काम करो साथियों, इसका अनुपात कहीं ना कहीं आप ज्ञात कर लो। जब इसका अनुपात ज्ञात करोगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 5 से कट करके देखते हैं साथियों, 5 तियां 15, 5 दूना 10 और 5 चौक आपका 20 हो जाएगा, 5 पंजे 25 हो जाएगा। इसको और साथियों अगर किससे कट करें, बस इतना ही रखो। अब देखिए इन दोनों का, ये है साथियों x की आय, ये है साथियों y की आय वर्तमान, और इन दोनों का योग है साथियों 15,400। तो अगर हम x की वर्तमान आय निकाले तो 15,400, x की वर्तमान आय का अनुपात 32 है तो यहाँ पर 32 आ जाएगा, और नीचे 32 प्लस 45 आएगा। तो 32 प्लस 45 कितना हो जाएगा साथियों, एक तरीके से 77 हो जाएगा। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर जगह की आपसे मांग कर रहा हूँ, जगह थोड़ी सी मुझे यहाँ पर चाहिए, इसलिए मैंने इसको हटला दिया है। अब यहाँ पर ये क्या है साथियों, अच्छा 154,000 है। ठीक है ना, इतनी बात आपको समझ में, बस आप इसको कैलकुलेट करा लो, काम आपका साथियों यहां पर हो चुका है। चलिए देखिए 11 सत्ते 77 हो जाएगा, 11 एकम 11, 4 जाएगा तो 11 चौक 44 हो जाएगी, 00 आ जाएगा। 7 से अगर कट करें 7 दूना 14, ये आ गया, और 32 यानी कि 32 दूना कितना हो जाएगा, 64, 00 लग जाएगा, यानी कि x की वर्तमान आयु 6400 हो जाएगी। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए और मुझे बताइए कि आपका सही जवाब साथियों किस ऑप्शन के साथ जाएगा। 7 मीटर गहराई और 20 मीटर त्रिज्या वाली एक खगोला, एक खाली बेलनाकार टैंक में अधिकतम कितना पानी भरा जा सकता है। देखिए ऐसा सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। अगर पूछा जाए तो आपको क्या करना है, यानी कि 7 मीटर की तो गहराई है और 20 मीटर की त्रिज्या है, ऐसा एक बेलनाकार टैंक है आपके पास, तो इसमें अधिकतम कितना पानी भरा जा सकता है। इसका मतलब पता क्या पूछा जा रहा है, इसका मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि बेलनाकार का जो खाली बेलनाकार है ना, इसका आयतन क्या होगा। यानी कि कहीं ना कहीं बेलनाकार टैंक का आयतन आपसे पूछा जा रहा है, यानी कि बेलन का आयतन आपसे पूछा जा रहा है। तो बेलन का आयतन का सूत्र साथियों क्या होता है, मैं आपको बता देता हूं, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो यहां पर आर दे रखी है साथियों 20 सेंटीमीटर, क्या 20 मीटर सॉरी, और एच की अगर बात करें, एच साथियों 7 मीटर दे रखा है। तो बस सवाल में क्या है साथियों, कुछ नहीं है। पाई की अगर बात करें साथियों, पाई का मान होता है 22/7 गुणा आर क्या है, आर 20 है तो 2 बार लिख दो, 20 गुणा 20, और एच क्या है 7 है, इस 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा। 20 की अगर 20 से करेंगे तो साथियों 400 आ जाएगा, गुणा 22 की अगर बात करें तो 8 आ जाएगा, 00 आ जाएगा, यानी कि 8800 मीटर आपका क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर बी के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल है कि 10% वार्षिक ब्याज की दर पर 3.5 वर्षों के लिए निवेशित किसी धनराशि का साधारण ब्याज, खत्म हो गया, कॉमा लग गया। उसके बाद कह रहे कि 9% वार्षिक ब्याज दर पर 4.5 वर्षों के लिए निवेशित उतनी ही धनराशि के साधारण ब्याजों में अंतर जो है वो 55 का है। तो धनराशि ज्ञात कीजिए। तो मैं कह सकता हूं साथियों, देखिए साधारण ब्याज की अगर बात करें, 2 साधारण ब्याज है, एक साधारण ब्याज 2 है और एक साधारण ब्याज 1 है। इन दोनों का जो अंतर बताया गया है वो 55 बताया गया है, ये बात कही गई है। तो अगर मैं साथियों दोनों चीजें ले लूं, साधारण ब्याज इसका कैसे निकलेगा, साधारण ब्याज यानी कि साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है PRT/100। तो यहां पर साथियों RT है, P नहीं है, और P ही तो आपसे पूछा जा रहा है धनराशि। तो मैं कहूंगा 10% क्या हो जाएगी साथियों, R हो जाएगी। टी की अगर बात करें, समय की बात करें साथियों 3.5 है, ठीक है, और अब मूलधन नहीं पता है तो साथियों P लिख देंगे, बटे 100 हो जाएगा, माइनस डिफरेंस निकाल लेंगे। अब ये साथियों 9% है, समय यहाँ पर 4.5 वर्ष का दे रखा है, P नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं साथियों 100 लगा लेंगे। इन दोनों का अंतर कितना है, 55 बताया गया है, तो 55 साथियों यहाँ पर आ जाएगा। इतनी बात आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर अगर बात करें, नीचे 100 है, नीचे 100 है, दोनों बार 100 है, तो इसको एक बार लिख लेंगे, कॉमन ले लिया जाएगा, एक एलसीएम ले लिया। यानी कि अब यहाँ पर अगर बात करें साथियों, देखिए अब यहाँ पर पता 3.5 की गुणा जब 10 से करेंगे तो 35 आ जाएगा, यानी कि 35P ये आ गया, माइनस 45 ये कितना आ जाएगा। इसकी अगर बात करें, इसको भी साथियों एक बार हम क्या करते हैं, इसको भी साथियों एक बार हम लोग कर लेते हैं, ठीक है ना। तो इसकी मैं गुणा करके साथियों डायरेक्ट आपको बता देता हूं कि 4.5 की गुणा अगर 9 से करते हैं तो 40.5 आता है, यानी कि यहां पर साथियों 40.5P आ गया, और बराबर क्या आ जाएगा साथियों 55 आ जाएगा। कहने का मतलब ये है, अब देखिए डिफरेंस पूछा गया था, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, मैं कह सकता हूं साथियों 5.5 हो जाएगा। तो 5.5P क्या 5.5P बराबर कितना है साथियों 55 है, ठीक है,
और इस 100 की गुणा इससे हो जाएगी तो ये 5500 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर साथियों बात करते हैं कि P बराबर क्या हो जाएगा, देखिए इस पॉइंट को हटा के नीचे 10 लिख सकते हैं और ये 10 की गुणा यहाँ पर हो जाएगी, यानी कि ये हो जाएगा 55,000 हो गया और नीचे क्या आ जाएगा, ये वाला 55 आ जाएगा। तो मैं कहूंगा 55 एकम 55, 55 एकम 55, 0 0 0, ये क्या निकला, ये आपका मूलधन निकला, ये आपकी धनराशि निकली। तो 1000 क्या होगा साथियों, धनराशि होगी और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों बस एक आध सवाल आपके सामने बचे हुए हैं बस साथियों, उसके बाद क्लास को एंड करते हैं हम लोग। यहाँ पर अगर बात करें इस सवाल के जवाब की अगर बात करें कैसे साथियों ये सवाल होगा, जरा देखिए। यहाँ पर अगर बात करें कह रहे कि 273, 312, 351 का महत्तम समावर्तक अगर x है तो x का मान निकालिए, यानी कि यहां पर आपसे 273 का, 312 और 351 का HCF पूछा जा रहा है। तो HCF साथियों क्या कैसे करेंगे, 2 से कट होगा नहीं, इसको 3 से कट करेंगे एक ही बार में। देखिए 3 नियम 27, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 0, 3 चौक 12, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21। अब इसको किससे कट करेंगे साथियों, अब ये 2 3 4 5 से नहीं होगा, ये डायरेक्ट 13 से हो जाएगा साथियों, ठीक है। 13 सत्ते 91 होता है, 13 8 104 होता है, 13 नहीं में 117 होता है। अब ये साथियों अलग अलग नंबर से कट होगा, अलग अलग नंबर से कट होगा तो यहीं पर हम विराम ले लेंगे और इन दोनों के साथियों गुणा कर देंगे, 13 तिया हो जाएगा 39, यानी कि इसका x का मान क्या निकला 3939 आपका आंसर। लेकिन ऐसा तो यहाँ पर लिखा नहीं है, यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया था कि x का मान किन के बीच में होगा, यानी कि ये जो 39 है क्या 25 और 30 के बीच में है, मैं कहूंगा नहीं। क्या 39 35 और 40 के बीच में, मैं कहूंगा हाँ, क्योंकि 40 और 45 के बीच में भी नहीं होता 39 और इसके भी बीच में नहीं होता। तो आंसर जिनका भी ऑप्शन नंबर बी है, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथ उसके बाद देखिए अगला सवाल है। यहाँ पर अगर बात करें इस सवाल की अगर बात करें कैसे लिखा हुआ है, 75% बटे 17 ऐसे करके लिखा हुआ है। इसको आपको साथियों अनुपात में बदलना है। देखिए किसी के नंबर में अगर 75 मान लीजिए 20% लिखा है तो इसको हम लिखते हैं साथियों 20/100। अगर 30% लिखा है तो 30/100 लिखते हैं, यानी कि 75 आ जाएगा और बटे में साथियों 100 आ जाएगा और जैसे 17 लिखा हुआ है वैसे 17 लिखा रहेगा। 25 से कट करेंगे, 25 तिया 75, 25 चौक 100 हो जाएगा, यानी कि 3 बटे कितना आ जाएगा, 17 चक्कू 68, तो 3/68 आपका आंसर आ जाएगा। और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 3:68। तो 3:68 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी वाले में है, डी वाले में नहीं बल्कि सी वाले में है। तो ये क्या होगा, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल है और आज की इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। देखिए कह रहे हैं कि सर्दियों के मौसम में एक दुकानदार ने स्वेटर का मूल्य 1422 से घटाकर 1264 कर दिया, यानी कि पहले 1422 था फिर घटा दिया गया 1200 उसने 64 कर दिया। गर्मियों के नहीं सर्दियों के मौसम में भाई स्वेटर का दाम घटा रहा है, क्यों घटा रहा है देखते हैं। कह रहे हैं कि उसके द्वारा दी गई छूट का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अच्छा छूट दी गई है, यानी कि अगर आपसे पूछा कितने रुपए की छूट दी गई है तो आप सिंपल सा 1422 में से 1264 को घटा देते, तो 12 में से साथियों 4 जाता तो 8 बचता, यहां पर अब 1 हो गया है। यहां से साथियों अगर बात करें, ठीक है ना, यहां से अगर बात करें ये 4 था तो 41 में से 26 जाएगा साथियों, कितना बचेगा 15 बचेगा, यानी कि 158 यहां पर आ जाएगा। कितना आ जाएगा साथियों, यहां पर अगर बात करते हैं 158 आ जाएगी। तो अगर आपसे ये पूछा जाता कि पहले 1422 का था 1264 का कर दिया तो कितने रुपए की छूट दी गई, तो 158 रुपए की छूट दी गई। लेकिन इस छूट को प्रतिशत में बदलना है तो इसकी गुणा 100 से करेंगे और नीचे 1422 लिख देंगे, क्योंकि 158 रुपए किस पर छूट दी गई है, 1422 पर दी गई। बस आपको साथियों इसको क्या करना है, इसको कहीं ना कहीं आपको कैलकुलेट करना है। तो किससे इसको कट करें बताइए मुझे, इसको किससे साथियों कट करें फटाफट यहां पर मुझे आप लोग बताइए। देखिए अगर हम बात करते हैं 15,800 इसको कर दें और नीचे ये कितना आ जाएगा 1422 आ जाएगा। अगर साथियों ये भी 1500 होता तो ये तकरीबन 10,010 में कट जाता, यानी कि 1500 एकम 1500 और फिर 1500 मतलब कुल मिला के 10% आ जाता, ठीक है ना। लेकिन ये ज्यादा है तो अब 10% थोड़ी ना आएगा, अब 9 भी नहीं आएगा, अब 11 या 12 आ सकता है। लेकिन जब आप इसकी गुणा 12 से करेंगे साथियों तो ये 15,800 से ज्यादा हो जाएगा। तो मेरा मानना है जो होना चाहिए वो साथियों आपका 11 से गुणा इसकी होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं 11.11 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप इसको कट करके देख लीजिएगा, यही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो कैसी लगी साथियों आपको एक क्लास, आप लोग बताइएगा। और उसके अलावा अगर बात करें साथियों अपना एक चैनल है टारगेट
सिलेक्शन जिसका नाम है, ठीक है, उसको भी साथियों आप लोग क्या कर लीजिए, उसको भी साथियों आप लोग एक तरीके से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वहां पर रेगुलरली क्लास आपकी चलती है। एसएससी जीडी की वहां पर रेगुलर आपको क्लास पूरा मॉडल पेपर दिया जाता है, एक्सपेक्टेड मॉडल पेपर साथियों आपको वहां पर दिया जाता है। तो अब आप साथियों क्या करेंगे, इस चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को अगर लाइक नहीं किया अभी तक तो वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए। और आपके लिए साथियों एसएससी जीडी 2025 की प्लेलिस्ट को साथियों मेंटेन कर दिया गया है। आप देखेंगे मोर लिखा होगा, MORE, तो वहां पर डिस्क्रिप्शन होगा साथियों, डिस्क्रिप्शन में एक एसएससी जीडी प्लेलिस्ट करके लिंक आपको वहां पर मिलेगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कई सारी कुछ साथियों पूरे एक्सपेक्टेड मॉडल पेपर की वीडियो साथियों आ जाएंगी। मेरा मानना है कि अगर एक एक करके उन सभी चुन को वीडियो को अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका मैथ रीजनिंग का हर एक कॉन्सेप्ट साथियों क्लियर हो जाएगा, फिर आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी। तो आप साथियों, और उसके अलावा एक तो पहला काम है इसको करेंगे, उसके अलावा साथियों चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और एक टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का वो दिया गया लिंक बोले तो उसको भी साथियों ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि काम की अगर बात करें, काम चल रहा है एसएससी जीडी में। अभी तक जितने भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ साथियों तैयार हो रही है, पूरी टीम के द्वारा बहुत मेहनत की जा रही है। तो जैसे तैयार हो जाएगी साथियों वो भी आपको दे दी जाएगी, टेलीग्राम में या व्हाट्सएप चैनल में मैं डाल दूंगा, तो इसलिए दोनों को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है ना। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, हो सके तो अपने 2-4 मित्रों के साथ शेयर कर देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।